नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गिटाला एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अल्डाट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था जो सभ्यता पार्ट 1 है, उसके अंदर कालीबंगा सभ्यता। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उम्मीद करता हूं आगे भी आने वाले वीडियो में आप अपना यूं ही स्नेह प्यार मुझे देते रहेंगे। आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट नंबर 2, उसके अंदर जो अपनी दूसरी सभ्यता आती है उसका नाम है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर जिले के अंदर। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक सभ्यता है आहड़ सभ्यता। तो देखो दोस्तों, प्रत्येक सभ्यता जैसे हमें पता है नदी के किनारे अवस्थित होती है। यहां पर उदयपुर के अंदर पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। इस आयड़ नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित है उस सभ्यता को हम कहते हैं कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर एक झील पड़ती है और इस झील का नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर के अंदर ये। जब ये आयड़ नदी इस झील में गिरती है और गिरकर जब बाहर निकलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। क्या नाम हो जाता है? बेड़च। तो हम ये कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे भी स्थित है और बेड़च नदी के किनारे भी स्थित है। ये बेड़च नदी आगे जाकर बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। तो कहीं पर यह भी कहा गया इतिहासकारों द्वारा कि आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे भी स्थित है। तो देखो दोस्तों, आहड़ सभ्यता किन किन नदियों के लिए हुई? आयड़ नदी बोल सकते हो आप। आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित है। आयड़ नदी ऑप्शन में ना हो तो बेड़च नदी के किनारे भी आहड़ सभ्यता विकसित है। अगर बेड़च ना हो तो कौन सी? बनास नदी के किनारे भी यह सभ्यता विकसित है। तो आहड़ सभ्यता आयड़, बेड़च या बनास नदी के किनारे स्थित है। अब आगे देखो, जो आहड़ सभ्यता है इसके कालक्रम के हिसाब से हम इसे दो भागों में विभक्त करते हैं। दो भागों में हम इसके विभक्त करते हैं। इसके दो खंड है। दो खंड में जो प्रथम खंड में जो खुदाई हुई है, फर्स्ट खंड के अंदर, इसके अंदर प्रथम खंड में जो खुदाई हुई, इसमें जो हमें मिला है वो मिले हैं तांबे के औजार। ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष बताते हैं कि आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ताम्रकालीन सभ्यता थी। तो इस सभ्यता में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रथम खंड में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, जबकि जो दूसरा खंड है इसके अंदर लोहकालीन सभ्यता के अवशेष, मतलब दूसरे पार्ट में लोहे के अवशेष है। दूसरे खंड में दो खंडों के अंदर विभक्त है। पहले खंड में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष और दूसरे खंड में लोहकालीन सभ्यता के अवशेष। तो राजस्थान की ये है एक ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर दो प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष है। पहली ताम्रकालीन और दूसरी लोहकालीन सभ्यता के अवशेष। तो ऐसी सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। वापस देखो, आहड़ सभ्यता राजस्थान में वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। ये आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरकर बाहर निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बेड़च नदी के किनारे भी स्थित है। बेड़च आगे चलकर बिगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में मिल जाती है। तो कई इतिहासकारों ने, और आगे हम पढ़ेंगे इसका संबंध, कि बनास नदी के किनारे भी इसको स्थित मानते हैं। फिर कालक्रम के अनुसार इसको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। दो खंडों में इसका उत्खनन किया। दो खंडों में पहला पाया कि यहाँ पर तांबे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को हम कह सकते हैं कि ये ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष है। और दूसरे खंड में लोहे के औजार ज्यादा मिले, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लोहेकालीन सभ्यता के अवशेष है। अब देखो आगे देखते हैं दोस्तों, जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता के हम प्राचीन नाम की बात करते हैं। आहड़ सभ्यता के किस नामों की बात करते हैं? प्राचीन नाम की बात।
तो देखो आहड़ सभ्यता के जो प्राचीन नाम है, इसमें पहला नाम है ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी, जैसा हमने अभी देखा कि जो पहला खंड था इसके अंदर ताम्रवती नगरी सभ्यता के अवशेष से बहुत ज्यादा तांबे के औजार मिले, यहाँ पर तांबे की बड़ी बड़ी खाने मिली है, गलाने की भट्टियां मिली है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, ताम्रवती नगरी। दूसरा नाम देखो, दूसरा नाम है कि ये जो आहड़ सभ्यता थी इसके चारों तरफ एक दुर्ग का परकोटा था और स्थानीय लोग इसे आघाट दुर्ग कहते थे। स्थानीय लोग इसे क्या कहते थे, आघाट दुर्ग, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आघाटपुर। दूसरा नाम क्या हो गया, आघाटपुर। और तीसरा इसका प्राचीन नाम है आघाट दुर्ग भी बोलते हैं इसे, क्योंकि आघाट दुर्ग था, वह परकोटा था। तो ये प्राचीन नाम हो गए किस सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और आघाट दुर्ग। तो ये है प्राचीन नाम। उसके बाद में अगर हम बात करें आहड़ सभ्यता के उपनाम की, आहड़ सभ्यता के उपनाम की, तो देखो आहड़ सभ्यता के उपनाम में एक पूना के प्रोफेसर थे जिन्होंने 1961 के अंदर भारत सरकार ने आहड़ सभ्यता के जो उत्खनन के लिए नियुक्त किया था, उन्होंने उपनाम दिया है इसको, क्योंकि बनास नदी के किनारे होने के कारण इस संस्कृति का, इस सभ्यता का नाम पड़ा बनास संस्कृति। और इसी को उन्होंने आहड़ संस्कृति भी, आयड़ संस्कृति भी कहा, क्योंकि आयड़ नदी के किनारे भी है। तो ये दोनों संस्कृतियां इसका उपनाम हो गई, बनास संस्कृति या आयड़ संस्कृति। एच.डी. सांकलिया ने क्या किया, एक 40 फीट गहरा गड्ढा खोदा, वहां पर उत्खनन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सभ्यता 8 बार बसी है और 8 बार ही उजड़ी है। उन्होंने एक 40 फीट गहरा खड्डा किया और उन्होंने इसमें बताया कि 8 बार ये बनी, मतलब बसी, और 8 बार ही ये उजड़ी है। बार बार बसने और उजड़ने के कारण उन्होंने इसका नाम दे दिया मृतकों का टीला। इसे क्या कहा, मृतकों का टीला। एच.डी. सांकलिया या धीरज लाल सांकलिया ने कहा, जो पूना के प्रोफेसर थे। एच.डी. सांकलिया, धीरज लाल सांकलिया, मृतकों का टीला। वैसे मृतकों का टीला अगर हम इंडियन हिस्ट्री से की बात करें तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं, लेकिन राजस्थान में मृतकों का टीला हम किसको कहेंगे, आहड़ सभ्यता को कहेंगे। तो प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और आघाट दुर्ग। उपनाम की बात करें तो बनास संस्कृति या आयड़ संस्कृति भी कहते हैं और मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये किसने कहा, एच.डी. सांकलिया या धीरज लाल सांकलिया ने इसको बताया। अब हम आगे बात करते हैं आहड़ सभ्यता के उत्खनन से लेकर इसकी खोज कैसे हुई, इसका उत्खनन कितने स्तर पर हुआ, उस संबंध में हम बात करेंगे। तो देखो आहड़ सभ्यता के अब हम उत्खनन की बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्खनन करता, अब निम्न उत्खनन करता हुए जिनके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। जो पहला उत्खनन करता है वो है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। जो दूसरे उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल। दूसरे उत्खनन कर्ता का क्या नाम है, रतन चंद्र अग्रवाल। जो तीसरे तौर पे उत्खनन करता है वो है V.N. मिश्रा एवं H.D. सांकलिया या धीरज लाल सांकलिया। और जो नंबर 4 पर उत्खनन करता है वो है डॉक्टर विजय कुमार, वह डॉक्टर P.C. चक्रवर्ती। 4 उत्खनन करता है। पहला पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरे स्तर पर रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरे स्तर पर V.N. मिश्रा एवं H.D. सांकलिया और चौथे स्तर पर विजय कुमार व P.C. चक्रवर्ती। अब देखो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया। तो हम मान सकते हैं कि सबसे पहले प्रयास किया, इसका मतलब आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने। दूसरा प्रयास, व्यापक स्तर पर प्रयास किसने किया,
रतन चंद्र अग्रवाल ने। इन्होंने किया 1954 ईस्वी में। व्यापक रूप से उत्खनन, व्यापक रूप से उत्खनन जिन्होंने किया है वो कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने एक बहुत बड़ा टीला था, बहुत बड़ा टीला, उसका उत्खनन किया। बाद में पता चला स्थानीय लोग, इन्होंने बड़े टीले का उत्खनन किया, जिसे स्थानीय लोग, जो स्थानीय लोग थे वहां के स्थानीय लोग धूलकोट कहते थे। क्या कहते थे? धूलकोट। धूलकोट से के नाम से जानते थे। और इस धूलकोट का जो अर्थ है ना, वो है रेत का टीला। रेत का बड़ा टीला था, तो रेत का टीला हम कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या था? धूलकोट, जिसका अर्थ क्या था? रेत का टीला। व्यापक तौर पर, व्यापक रूप से उत्खनन किन्होंने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अब वीएन मिश्रा एवं एचडी सांकलिया, इनको भारत सरकार द्वारा 1961 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, या इनकी नियुक्ति की गई भारत सरकार के द्वारा। इस उत्खनन में, आहड़ सभ्यता के उत्खनन में वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया की नियुक्ति की गई। विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती, इनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं कौन? विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती। तो इस प्रकार ये अपना उत्खननकर्ता की लिस्ट में है 4 नाम। पहले देखो, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में सर्वप्रथम इन्होंने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया, तो हम मान सकते हैं खोज। दूसरे रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में इन्होंने व्यापक रूप से उत्खनन किया है। इन्होंने एक बहुत बड़े टीले का उत्खनन किया। स्थानीय लोग इसे किस नाम से जानते थे? धूलकोट के नाम से जानते थे, जिसका स्थानीय नाम अर्थ क्या था? रेत का टीला। उसके बाद वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया, जिसको 1961 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। चौथे पर है विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती, राजस्थान सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। तो ये उत्खनन करता है कि सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता है। उसके बाद देखो, हम जो आहड़ सभ्यता है, इनकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। प्रत्येक जो सभ्यता स्थल होता है उसकी खुद की विशेषताएं होती है। तो अब आहड़ सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, आहड़ सभ्यता का जो स्तर है वो 3 प्रकार का है। आहड़ सभ्यता का स्तर, और आहड़ सभ्यता का स्तर कितने प्रकार का है? 3 प्रकार से आहड़ सभ्यता का स्तर है। अब देखो, आहड़ सभ्यता का स्तर कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। देखना दोस्तों ध्यान से। मान लो ये एक टीला है, मान लेते हैं ये एक क्या है? टीला। अब इसकी खुदाई यहां से मध्य में से की गई है। यहां से खुदाई कहां से की गई है? मध्य में से। यहां पर पत्थर ही पत्थर मिले। क्या मिले? पत्थर। और इन पत्थरों का नाम था स्फटिक पत्थर मिले। कौन से पत्थर मिले? स्फटिक पत्थर मिलते हैं किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। और इन पत्थरों से क्या किया जाता था? औजार व उपकरण बनाए जाते थे। औजार व उपकरण बनाए जाते थे। किनसे? स्फटिक पत्थरों से, जो किस सभ्यता से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। इसकी पूर्वी दिशा के अंदर जब उत्खनन किया गया तो यहां से मिला है हमें, जो यहां का द्वितीय स्तर था, यहां से हमें कांस्य, लोहा व तांबे के उपकरण मिले। द्वितीय स्तर पर जो खुदाई हुई है उसके अंदर कांस्य, लोहा व तांबे के उपकरण मिले हैं यहां से। अब देखो, जो पश्चिमी स्थल पर जब यहां पर भी खुदाई की गई तीसरे स्तर पर, तो यहां मिले हैं मिट्टी के मर्द भांड। मिट्टी के मर्द भांड।
मिट्टी के मर्तबांड मिले। तो दोस्तों ये आयड़ सभ्यता का स्तर, जो उत्खनन का स्तर था, वो 3 स्तर थे। पहला स्तर मध्य भाग में मिला स्फटिक पत्थर, औजार व उपकरण जिससे बनते थे। दूसरा था यहाँ जो पूर्वी दिशा में मिला है कांस्य, लोहा व तांबे के उपकरण मिले। और तीसरा जो पश्चिमी दिशा का है, इसके अंदर मिट्टी के मर्तबांड मिले। तो ये आयड़ सभ्यता का स्तर है खुदाई का, उत्खनन का, जो कितने स्तरों में? 3 में। अब आगे की विशेषताओं पे भी चर्चा करते हैं, यहाँ के मकानों की चर्चा करते हैं। यहाँ के जो मकान थे किस सभ्यता के? आहड़ सभ्यता के जो मकान थे, वो मकान देखो दोस्तों इस टाइप से थे, मतलब आयताकार मकान है। कौन से मकान मिले हैं? आयताकार मकान मिले हैं। किस सभ्यता में? आहड़ सभ्यता के अंदर। ये जो आयताकार मकान थे, इनके अंदर, या ये हम ये कह सकते हैं, ये मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कच्ची ईंटों से निर्मित यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कौन से मकान? आहड़ सभ्यता के। अब देखो आहड़ सभ्यता के मकानों की हम एक बात कर लेते हैं। ये जैसे मकान है, बारिश के समय इन आयताकार मकानों में पानी भर जाता था। क्या भर जाता था दोस्तों? पानी भर जाता था। तो ये पानी को बाहर निकालने के लिए एक पद्धति काम में लेते थे, जो इनकी खुद की पद्धति थी, वैज्ञानिक पद्धति है, और इस पद्धति का नाम है चक्रकूप पद्धति। कौन सी पद्धति? चक्रकूप पद्धति। ये जो कूप शब्द है, ये सामान्य तौर पर कुएं के लिए प्रयोग होता है, और इसे हम तालाब के लिए भी यूज करते हैं। कुएं और तालाब के लिए मतलब पानी से संबंधित है। इस पद्धति में ये लोग क्या करते थे, जब घरों के अंदर बारिश का पानी भर जाता था, तो ये मिट्टी के घड़े रख देते थे घरों के अंदर, इस हिसाब से, जिससे 1 बाई 1 या छिद्र किया हुआ होता था, और इसके अंदर मिट्टी भर देते थे। इन घड़ों के अंदर क्या भर देते थे? मिट्टी। घर के अंदर ये घड़े रख देते थे, और इनका मुंह खुला होता था, जो जमीन के निचले हिस्से से जुड़े होते थे, और इनमें मिट्टी भर देते थे। तो ये जो पानी है, इस मिट्टी द्वारा क्या होता था? सोख लिया जाता था। तो ये आहड़ सभ्यता की एक खुद की पद्धति थी, वैज्ञानिक पद्धति, जिसका हमने नाम क्या दिया? चक्रकूप पद्धति। तो मकान आयताकार मिले हैं, कच्ची ईंटों से निर्मित है, और ये चक्रकूप पद्धति आयताकार मकानों में प्रयोग की जाती थी। किस सभ्यता के द्वारा? आहड़ सभ्यता के द्वारा। अब देखो यहाँ की बात करेंगे हम, यहाँ पर सामूहिक भोजन की भी बातें सामने आती है। जब सभ्यता स्थल का उत्खनन होता है उस टाइम में यहाँ सामूहिक भोजन की व्यवस्था के साक्ष्य मिले। सामूहिक भोजन की व्यवस्था के साक्ष्य, सामूहिक भोजन की व्यवस्था के साक्ष्य मिले। सामूहिक भोजन की व्यवस्था के साक्ष्य 3 प्रकार से। कितने प्रकार से दोस्तों? 3 प्रकार से। देखो यहाँ पर जो चूल्हे मिले, सामूहिक भोजन का मतलब जैसे एक घर होता है, उसमें घर, समाज, बड़े स्तर पर साथ बैठकर जो भोजन किया जाता है, वो भोजन कहलाता है सामूहिक भोजन। तो उसके हमें 3 प्रकार से साक्ष्य मिले। कैसे? नंबर 1 के ऊपर हम देखते हैं, एक मकान में एक से ज्यादा चूल्हे, एक मकान में एक से ज्यादा चूल्हे मिले, तो इससे हम कह सकते हैं कि वहां पर सामूहिक भोजन होता था। दूसरे में हम कह सकते हैं, दूसरा जो साक्ष्य मिला है, एक घर में 6 चूल्हे मिले, 6 चूल्हे मिले एक साथ। तो एक साथ 6 चूल्हे मिलने का मतलब है कि यहां पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। इसके अलावा यहां पर एक घर में चूल्हे पर मानव की हथेलियों के निशान है, हथेलियों के निशान भी यहां पर मिले। तो इस प्रकार ये आहड़ सभ्यता के अंदर सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी, जिसके अंदर हमने 3 तरीके से देखा। एक मकान में एक से ज्यादा चूल्हे हैं, एक घर में 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं, और एक घर में चूल्हे पर मानव की हथेलियों के निशान भी मिले। इसके अलावा हम देखते हैं एक विशेषता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ के अंदर आहड़ सभ्यता के अंदर एक ऐसा जलपात्र मिला जो बिना हत्थे का था।
एक ऐसा जलपात्र जो कैसा था, बिना हत्थे का, बिना हत्थे का जलपात्र, बिना हत्थे का जलपात्र कौन सी सभ्यता से मिला है, आहार सभ्यता से। जैसे गिलास होता है ना अपना, गिलास के हिसाब से हत्था नहीं होता जिसके अंदर, वैसा जलपात्र हमें कहां से मिला है, आहार सभ्यता से। ऐसा ही जलपात्र हमें मिलता है ईरान की सभ्यता से। कहां से मिलता है, ईरान की सभ्यता से। ऐसा ही जलपात्र हमें मिलता है बलूचिस्तान की सभ्यता से। ऐसा ही जलपात्र हमें कहाँ मिलता है, बलूचिस्तान की सभ्यता से। ऐसा ही जलपात्र हमें मिलता है ईरान की सभ्यता से। तो इस बिना हत्थे के जलपात्र के साक्ष्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ईरान और बलूचिस्तान किसके समकालीन थे, किसके समकालीन हुए, आहाड़ सभ्यता के। तो आहाड़ सभ्यता के समकालीन ईरान की सभ्यता व बलूचिस्तान की सभ्यता भी थी। तो सामूहिक भोजन की व्यवस्था हमने देखी और बिना हत्थे का जलपात्र भी आहाड़ सभ्यता के अंदर पाया जाता था, ऐसा हमें साक्ष्य मिले। अब आगे देखो और विशेषताओं की हम बात करें, उन पर हम डिटेल से चर्चा करें। इसी संबंध में हम आगे बढ़ते हैं। तो मिट्टी के जो मर्द भांड मिले उनसे बनते थे गोरे या कोठे। दो शब्द है, गोरे या कोठे। ये क्या होता था, जैसे वर्तमान रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि जो अनाज रखने का स्थान होता है, जिसे सामान्य तौर पर हम बकारी, जो हमारी स्थानीय भाषा उसमें कहते हैं, गोरे या कोठे क्या होते थे, ये मर्द भांड से निर्मित होते थे। मर्द भांड से निर्मित जो मिट्टी के बर्तन है उससे निर्मित होते थे और इनके अंदर अनाज रखा जाता था। क्या रखा जाता था दोस्तों, अनाज। तो अनाज रखने के जो पात्र थे, अनाज रखने के पात्र जो किससे निर्मित है, मर्द भांडों से निर्मित। ऐसे मर्द भांडों को हम क्या कहते हैं, गोरे या कोठे कहते हैं। तो गोरे या कोठे आहार सभ्यता के अंदर मिले हैं और अनाजों को रखने का जो पात्र होते थे वो क्या कहलाते थे, गोरे या कोठे कहलाते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कृषि की, आहार सभ्यता की कृषि। तो कृषि के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ जो कृषि होती थी वो मुख्यतः कृषि होती थी ज्वार और चावल के रूप में। ज्वार और चावल के रूप में आहार सभ्यता के लोग अपना प्रमुख खाद्यान्न यूज करते थे कृषि के रूप में, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। तो देखो, गोरे या कोटे मिट्टी के मर्द भांड जो अनाज के लिए यूज होते थे और अनाज ज्वार और चावल के रूप में था, ये यहाँ की कृषि थी। अब देखो यहाँ पर जो आहार सभ्यता है, आहार सभ्यता के अंदर जो हमें मुद्राएं मिली है, आहार सभ्यता के अंदर 6 मुद्राएं हमें तांबे की मोहर, तांबे की मिली है, तांबे की मोहरें मिली, मोहरें मिली, जिनकी संख्या कितनी थी, 6। और साथ में 3 मुद्राएं भी मिली, 3 मुद्राएं मिली। 6 तांबे की मोहरें मिली और 3 मुद्राएं मिली। अब इनमें एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मोहर का अपन वर्णन कर लेते हैं। जैसे ये एक मोहर है, इसका ये हेड है, और ये एक मोहर है जिसका टेल है। एक हेड और एक टेल। हेड के अंदर जो अंकन था, जो चित्रकारी थी, वो त्रिशूल की थी। क्या बनाया हुआ था इसके अंदर, त्रिशूल बनाया हुआ था। जो टेल है, टेल के अंदर जो बनाया हुआ था वो था अपोलो की मूर्ति। किसकी मूर्ति थी, अपोलो की मूर्ति। अब ये अपोलो कौन है, अपोलो है यूनानी देवता। कौन से देवता, यूनानी देवता। तो यूनानी देवता अपोलो की मूर्ति इसके दूसरी साइड थी, पहली साइड त्रिशूल का निशान था। अब अपोलो की जो मूर्ति थी, इसके हाथ में एक तीर था। क्या था, एक तीर। और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ तीर रखने का जो होता है ना तरकस, जिसके अंदर हम तीर रखते हैं, वो बनाया हुआ है। अपोलो की मूर्ति में एक हाथ में तीर और पीछे की तरफ क्या है, तरकस। अब जो इस मोहर के किनारे होते थे, ये जैसे किनारे हैं, इस मोहर के किनारे पर यूनानी भाषा में लेख लिखा है। क्या लिखा है, यूनानी भाषा में लेख लिखा है। तो देखो यहां 6 मोहरें मिली, 3 मुद्राएं मिली है। हेड पे त्रिशूल है, टेल पे अपोलो की मूर्ति है। अपोलो की मूर्ति
यूनानी देवता है एक अपोलो, जिसके एक हाथ में तीर है, पीछे की तरफ तरकस लगा हुआ है, किनारे पर जो दोनों मुद्राओं के किनारे थे इन पर यूनानी भाषा में क्या लिखा हुआ है, एक लेख। इससे हम ये सिद्ध कर पा रहे हैं इन साक्ष्यों से कि आहड़ सभ्यता का संबंध यूनानी सभ्यताओं से भी था, क्योंकि ये अपोलो यूनानी देवता है। अब हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता के उद्योग की। जो उद्योग है उन उद्योगों की बात करते हैं आहड़ सभ्यता के अंदर। तो देखो यहाँ का प्रमुख हम पहले ही पढ़ चुके हैं उद्योग के रूप में। जो प्रमुख था वो था तांबा। आहड़ सभ्यता का प्रमुख उद्योग, आहड़ सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या है? तांबा। यहां इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं और यह प्रमुख व्यवसाय के तौर पे क्या लिया जाता था? तांबा। अब देखो तांबे से क्या क्या बनाया जाता था। तांबे के उपकरण बनते थे, तांबे के उपकरण। इसके अलावा यहां पर जो तांबा बहुत बड़ी बड़ी खदानों के रूप में था, यहां पर तांबे के अस्त्र शस्त्र थे, तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। इसके अलावा यहां पर तांबे की कुल्हाड़ी बनाई जाती थी, तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी भी यहां पर मिली है। तो तांबे के उपकरण है, तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली है। कहां पर? आहड़ सभ्यता में। क्योंकि आहड़ सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था, रोजगार था, वो किस पर डिपेंड करता था? तांबा पर डिपेंड करता था। वो तांबा के उपकरण बनाते थे, तांबा के अस्त्र शस्त्र बनाते थे, तांबा की कुल्हाड़ियां बनाते थे, और जिसके लिए उनके पास तांबा गलाने की भट्टियां भी मौजूद थी। तो ये बात हुई किसकी? उद्योगों की। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक बेल की मूर्ति भी मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? बेल की। बेल की आकृति की मूर्ति मिली, बेल की आकृति की क्या मिली हमें? मूर्ति मिली। इस बेल की आकृति की मूर्ति जो हमें मिली है, ये जिस पद्धति में मिली है उसका नाम है टेराकोटा। टेराकोटा पद्धति। कौन सी पद्धति में मिली है? टेराकोटा पद्धति में। यह टेराकोटा पद्धति मर्तबांडू से संबंधित है। वर्तमान में राजस्थान में टेराकोटा पद्धति में राजसमंद का मोलेला गांव बड़ा ही प्रसिद्ध है। वर्तमान में भी ये अपने राजस्थान में ये पद्धति मर्तबांडू के जो बर्तन बनते हैं उसके अंदर लिखी है। उसके अंदर ये बेल की आकृति की हमें मूर्ति मिली है। जो पुरातात्विक इतिहासकार है उन्होंने इस बेल की जो आकृति की मूर्ति है इनका एक उपनाम दिया है, एक संज्ञा दी है। किस नाम से संज्ञा दी है? बनासियल बुल के नाम से। इस बेल की मूर्ति को उन्होंने क्या कहा? बनासियल बुल। और इस आहड़ सभ्यता को एक नई सभ्यता का नाम दे दिया, बनासियल बुल की सभ्यता। आहड़ सभ्यता का भी इसी के आधार पर नामकरण कर दिया। कौन सा? बनासियल बुल की सभ्यता के आधार पर। तो ये हमें बेल की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर जो सिलाई का काम भी होता था। किसका काम? सिलाई के साक्ष्य भी मिले, सिलाई के साक्ष्य। ये सिलाई के जो साक्ष्य थे, इसके अंदर कपड़ों के अंदर सिलाई होने के बाद में रंग भरने का काम होता था, रंग भरते थे अलग अलग प्रकार से। तो हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रंगाई छपाई है, रंगाई छपाई के साक्ष्य मिले, रंगाई छपाई के भी यहाँ पर क्या मिले? साक्ष्य। अब बात करते हैं हम यहाँ पर समाधि स्थल की, शवों की समाधि स्थल की हम बात करें तो यहाँ पर ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर जो शव होते थे उनको दफनाए जाते थे। शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। लेकिन शवों के साथ में उनके साथ के अंदर आभूषण,
जो व्यक्ति मृत व्यक्ति है उनको दफनाएंगे तो उनके आभूषण और साथ के अंदर उसके वस्त्र भी दफनाए जाते थे। तो ऐसा करने वाली ये राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है। और उनके साथ में आभूषण और आभूषण के साथ के अंदर क्या देते थे? वस्त्र। इसके अलावा ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता है। जैसे कालीबंगा सभ्यता में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वो सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। वो मात्र सत्तात्मक थी, ये सभ्यता पितृ सत्तात्मक है। ये सभ्यता कैसी है? पितृ सत्तात्मक। वहां एकल परिवार रहते थे, यहां सामूहिक भोजन के आधार पर हमने पढ़ा था। तो उस हिसाब से यहां पर कौन से परिवार रहते हैं? संयुक्त परिवार रहते हैं। तो वापस देखो, बेल की आकृति की मूर्ति मिली है टेरिकोटा पद्धति से, जो मर्त भांड विशेषता वाली है। इसका उपनाम है बनासियल बूल और इस कारण इस सभ्यता को बनासियल बूल की सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर सिलाई के साक्ष्य मिले, रंगाई छपाई के साक्ष्य मिले। यहाँ जो समाधि स्थल है वहाँ शवों को दफनाया जाता था, साथ में आभूषण और वस्त्रों को भी दफनाया जाता था। जो ग्रामीण ये सभ्यता थी, आड़ सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पर पितृ सत्तात्मक परिवार मिले हैं और संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ मौजूद थी। इसके अलावा जो यहाँ मर्त भांड थे ना, इन मर्त भांडों की उल्टी तपाई की जाती थी। कैसी तपाई की जाती थी? उल्टी तपाई। उल्टी तपाई किनकी की जाती थी? मर्द भांडों की। जो मर्द भांड थे उनकी उल्टी तपाई करते थे। उल्टी तपाई का मतलब जैसे तंदूर की रोटी होती है ना, तंदूर जो शादी विवाह में हम खाते हैं, तो देखते नहीं कि पीछे जो अंदर बना होता है उसके अंदर सेकते हैं, ऊपर का भाग नहीं, नीचे से गर्म किया जाता है उसको। जैसे हम घर पे तवे पे रोटी बनाते हैं तो नीचे से गर्म होता है, ऊपर से नहीं। तो इस वजह से जो मर्त भांड है उनकी उल्टी तपाई होती थी। उल्टी तपाई के कारण जो नीचे का हिस्सा होता था, पीछे का भाग होता था, उस पर आग लगती थी, जिससे वह काला पड़ जाता था। जिससे वह क्या पड़ जाता था? तो ये मर्त भांड जो थे वो नीचे से किस रंग के हो जाते? काले रंग के। काले रंग के। आप किसी चीज को गर्म करोगे तो वो काला पड़ जाएगा। और ऊपर से, क्योंकि ऊपर आग का जो तापमान है वही लग रहा था, तो ऊपर से ये किस रंग के हो जाते हैं? लाल रंग के। मर्द भांड नीचे से काले रंग के, ऊपर से लाल रंग के। इसलिए इस सभ्यता का एक और उपनाम है काले लाल रंग की, काले लाल रंग के मर्द भांड वाली सभ्यता। काले लाल रंग के मर्द भांड वाली सभ्यता भी हम किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज अपनी आहड़ सभ्यता का ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। कमेंट में बताइए कैसा लगा, और अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार अल्डाट स्टडी ग्रुप पर आप बनाए रखना। जय हिंद।